देखो, what is relative density? Relative density is the ratio of density of the substance to the density of water. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जब हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, इसका मतलब डेंसिटी हम ऊपर रखते हैं। आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है सर। सर बोल रहे थे ना सर कि मेरा सिलेबस आ जाए, जो एग्जाम में जो चैप्टर्स आएंगे ना सर, तो सर उसमें से सर हम लोग का चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 1 मेजरमेंट का 1B रिमूव हो गया है सर। फिर चैप्टर 2 मोशन इन वन डायमेंशन आ रहा है, ये सर लॉज ऑफ मोशन आ रहा है, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, और मैग्नेटिज्म आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, तो अब थ्रस्ट नहीं आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? हम लोग का वो शायद सर सेकंड टर्म में आएगा हम लोग का। अच्छा ठीक है, जब स्टार्ट किया बस खत्म हो जाएगा आज, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। आपके अनुसार तो कंप्लीट ही है, मैग्नेटिज्म ही तो बचा हुआ है। डी नोबली का ना, कार्मेल के लिए क्या है सिलेबस अभी? सर 1 to 7, मतलब सर रिफ्लेक्शन, हीट, अपथ्रस्ट, और फिर सर मोशन इन वन डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, मेजरमेंट। हाँ, मतलब हीट पढ़ाना है हमको और रिफ्लेक्शन पढ़ाना है। यस सर, हीट रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है। देखो, तो यही एक फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी के लिए। सिंबल में यदि हम लोग देखें, ध्यान देना, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी यदि हम कोई एक ऑब्जेक्ट का निकालना चाह रहे हैं, मान लो कि मरकरी का, तो हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी, एग्जैक्ट एसआई यूनिट में वैल्यू है इसका, और वाटर का डेंसिटी कितना है? 1000 किलोग्राम पर मीटर। 2020 बटेगा क्या आ गया? 13.6। क्योंकि ये एक रेशियो है, रेशियो का कभी वॉइस ऑडिबल नहीं हो रहा है सर, बीच बीच में सर आपका वॉइस थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। सबके साथ ऐसा है? सर डबल डबल आ रहा है। यस सर, दो बार। फिर से काट के जोड़े क्या? सर फिर वैसे ही आ रहा है सर, लीव करके ज्वाइन कीजिए। सर एको ऐसे चलो, ठीक है। चुप रहो ना यार, पागल हो गए। देखोगे, जब भी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट सर का, अब ठीक है सर, जब भी हम ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, इट मींस हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से। फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यदि हम लोग मरकरी का डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा? डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड किए तो आया 13.6। इसका मीनिंग क्या है समझो, इसका मीनिंग यही है कि मरकरी का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी का 13.6 टाइम्स है, मतलब उससे इतना टाइम्स ज्यादा है,
ठीक है। और ध्यान दोगे रिलेटिव डेंसिटी 1 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी सेम है, दोनों इक्वल है। 1 से कम आएगा रिलेटिव डेंसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है। 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है। मरकरी का डेंसिटी इतना है, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना ज्यादा है तो बोलेंगे 13.6 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, यही है रिलेटिव डेंसिटी। मतलब ध्यान देना, रिलेटिव डेंसिटी में हम ये बोल सकते हैं फ्लोटेशन के केस में, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी 1 हो या 1 से कम हो तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा वाटर पे, और यदि रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। बाकी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है वो बाद में बताते हैं। ठीक है, डेंसिटी का एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है वो बाद में बताते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी पूछता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले अब थ्रस्ट और बॉयंसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज निकाल लीजिए। एक्सरसाइज में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यदि किन्हीं को कुछ पूछने का है तो पूछ लो। और हमारे ख्याल से ये चैप्टर का टॉपिक खत्म हो गया होगा, और कुछ बचा हुआ है क्या, देख लो। यस सर, फ्लोटेशन लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। फ्लोटेशन सर फ्लोटेशन सर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो बचा है। फ्लोटेशन तो बता ही दिए हैं, लास्ट क्लास में तो डिस्कस किए ही थे कि कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। जब ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट कर रहा है नीचे की ओर, ऊपर की ओर एक्ट करता है अपथ्रस्ट। जब अपथ्रस्ट ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करे तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, अदरवाइज वो सिंक कर जाएगा। और ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने के लिए पहला कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यदि वाटर के डेंसिटी से कम है या इक्वल है तो वो कंफर्म फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये सब तो डिस्कस किए हुए थे। फ्लोटेशन तो ये सब सारा पॉइंट डिस्कस किया है। कुछ छूटा हुआ है तो देख लो एक बार, बुक टटोल लीजिए सबको एक बार। एक बार पढ़ भी दो, 2-3 मिनट हम रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो जो समझ में नहीं आ रहा है। एक डाउट था सर, एक स्टेटमेंट में से अपथ्रस्ट का स्टेटमेंट है, the upthrust acts on the body in upward direction at the center of buoyancy। सर इसका मतलब that is हाँ सेंटर ऑफ बॉयंसी भी बोला जा सकता है। मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पानी पे छोड़े हम, तो ध्यान देना अपथ्रस्ट तो हर एक जगह पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, पूरे पे। लेकिन हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, वहां पे हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा है अपथ्रस्ट, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं या जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ये करते हैं। तो वही है कि अपथ्रस्ट कहां पे एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट के सेंटर पे। ठीक है, उसको सेंटर ऑफ बॉयंसी भी बोला जाता है। बॉइंट फोर्स कहां पे, बिल्कुल सेंटर पे, तो इसलिए सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वही होता है सर? हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो क्या है, यदि उसका यदि हम लोग क्या करते हैं वेट, हर एक ऑब्जेक्ट का वेट यदि हम लोग बोलेंगे कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सारा लाइन जहां पे मीट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और खास तौर पर वो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होता है, खास तौर पर ज्योमेट्रिकल सेंटर ही। सर एक टॉपिक है सर, डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू है। तो देखो उसमें ये दिया हुआ है, याद करना कि हम बताए हुए थे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, समझो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या किए, स्प्रिंग बैलेंस से सस्पेंड कर दिए। उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो तो क्या दिया है,
रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू W1 माइनस W। देखो उसमें पढ़िए क्या है, लैंग्वेज भी पढ़ो और W1 by W1 minus W divided by W1 minus W3 W1 माइनस W2। देखो W1 बोला हुआ है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, है ना? yes यही sir ना? और W2 किसके लिए बोला है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर। yes sir weight of solid in air by loss in weight of solid in water ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लियो ना, ले लियो। yes sir sir इसका डायग्राम का भी देखो स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट टाइप क्या बोल रहे हो? का सर इसमें डायग्राम का भी थोड़ा हल्का सा सर डिफरेंट डायग्राम है सर वुडन ब्रिज वगैरह यूज किया फर्क नहीं पड़ता, समझो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक पत्थर ही यदि है, उसका हम वेट मेजर कर लिए स्प्रिंग बैलेंस से, ऐसे हम लटका के देखे एयर में, तो पता चला मान लो कि इसका वेट शो कर रहा है 5 kg है। अब ऑब्जेक्ट को क्या किया, इसको पानी में पूरा का पूरा डुबा दिए। जब डुबाएंगे और वहीं पे हम मेजर कर रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस से, क्या कम होगा कि सेम होगा? कम होगा, क्योंकि उस पे अब थ्रस्ट एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जितना वेट एक्ट कर रहा है, वेट है, इसको हम बोलेंगे W1। और जब इसको हम पूरा का पूरा यहाँ पे डुबा दिए हैं और इसको हम स्प्रिंग बैलेंस पे देख रहे हैं, इसका रीडिंग, इसका कम आएगा। मान लो कि आया कितना, 3 kg W2। तो कोई भी सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। मतलब यही हम लोग करेंगे कि 5 kg डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, दैट इज 5/2। कितना आया? 2.5। 2.5 आया। यही है रिलेटिव डेंसिटी। ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी कितना है? 2.5। मतलब एग्जैक्ट डेंसिटी यदि बोलोगे तो क्या होगा? वाटर का डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो, तो हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है, तो डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, रिलेटिव डेंसिटी इनटू वाटर का डेंसिटी, कितना हो जाएगा? 2500। समझ गए ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए है और क्यों है? ठीक है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी कोई भी सॉलिड का, कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग निकाल सकते हैं। W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। इसके नेक्स्ट और एक इसी तरह का फॉर्मूला है, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 W2 माइनस W3, ऐसा कुछ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। मिटा दें? yes sir
फॉर्मूला पढ़े। एक दूसरा फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो टॉपिक पढ़ो उसमें क्या है, फिर फॉर्मूला बताओगे क्या है। Determination of relative density of a liquid by Archimedes principle है topic। सर फॉर्मूला है W1 minus W2। हाँ क्या है फॉर्मूला? W1 minus W2 divided by W1 minus W3। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज है। W2 का मतलब था वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर, यहाँ पे W2 का अलग मीनिंग है। एक एक का मीनिंग पढ़ के बताओगे। W1, W2, W3 क्या है? लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, बोलो। Weight of liquid displaced by a body by weight of water displaced by the same body। सर फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है weight of body in air minus weight of body in liquid divided by weight of body in air minus weight of body in water। ठीक है, ध्यान देना। क्या करते हैं, कोई लिक्विड है, समझो बात को। देखो अभी जैसे पता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट को हम स्प्रिंग बैलेंस से चेक किए, वेट पता चला। मान लो कि एयर में वेट है, एयर में वेट है 5 kg। उसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड, कोई एक स्पेसिफिक लिक्विड है, मान लो कि केरोसिन है, इसका हम वेट यहाँ पे मेजर किए, पूरा का पूरा डुबा दिए यहाँ पे, कुछ रीडिंग आएगा, इसको हम लोग W2 बोलेंगे। स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पे वेट चेक कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का पूरा क्या किए हम लोग, डुबा दिए लिक्विड में। फिर उसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर पे भी डुबाए, यहाँ पे जो वेट आएगा उसको बोलेंगे W3। ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर। ध्यान देना, वहां पे W2 का मतलब था वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर, यहाँ पे W3 का मतलब है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो अब जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान देना, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W3, जब ये हम लोग अप्लाई करेंगे, मान लो कि इसका वेट यहाँ पे आ गया यहाँ पे कम लगेगा तो वेट लॉस कम होगा। मान लो कि यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 3.1 kg। ध्यान देना, मान लो कि ये केरोसिन है, लिक्विड का डेंसिटी कम है कुछ, ऑब्जेक्ट को हम सस्पेंड किए थे एयर पे, रीडिंग आया था 5 kg। कोई लिक्विड में देखे रीडिंग आया 3.1 kg। ठीक है, और यहाँ पे रीडिंग आया 3 kg। अब हम जानना चाहेंगे कि इसका रिलेटिव डेंसिटी कितना है, इस लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी कितना है। तो हम सीधे बोलेंगे, यहाँ पे देखोगे कि 5 माइनस 3.1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई लिक्विड का डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी जब आ गया 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल डेंसिटी आ जाएगा लिक्विड के लिए। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो किया गया है। क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है, बस ये दो ही फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है उसको छोड़ो, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमारे ख्याल से है स्टार्टिंग में ही ये तो लास्ट फॉर्मूला है, इससे पहले एक फॉर्मूला दिया हुआ है। Yes, sir. ठीक है, दिया हुआ है। देख लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक्सरसाइज पे आओ सीधे। थ्योरी का क्वेश्चन कोई पूछना है तो पूछ लो एक्सरसाइज से, बाकी न्यूमेरिकल्स फिर डिस्कस करेंगे। सर एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि buoyant force is equal to weight, so the apparent weight is zero. सर इस स्टेटमेंट में का मतलब? हाँ, इसका मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है इसका मतलब एपरेंट वेट जीरो है। क्या मीनिंग है समझो। ऑब्जेक्ट जब फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, एपरेंट वेट किसको बोलते हैं? इसका वेट है 5 kg। ओरिजिनल वेट माइनस वेट इन लिक्विड। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम जब लाए तो इस लिक्विड में इसका वेट दिख रहा है 3.1 kg, तो हम बोलेंगे एपरेंट वेट है। वाटर में इसका एपरेंट वेट कितना है? 3 kg। मतलब एपरेंट वेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट लग गया, वेट कम हो गया। यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, समझो कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, जब फ्लोट कर रहा है इसका मतलब क्या है? जितना वेट नीचे की ओर लग रहा है उतना अपथ्रस्ट भी लग रहा है। मतलब अपथ्रस्ट क्या कर रहा है? वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को यदि हम स्प्रिंग बैलेंस से इसका वेट चेक करेंगे तो कितना आएगा? वेट कितना दिखाएगा? जीरो दिखाएगा, क्योंकि 5 kgf का फोर्स लगता है नीचे की ओर, लेकिन अब थ्रस्ट भी लग गया 5 kgf का, तो एपरेंट वेट कितना होगा? जीरो, ठीक है। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए एपरेंट वेट क्या होता है? जीरो होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा आप लोग का वहां पे। सर अगर वेट ज्यादा भी रहेगा तब भी जीरो होगा? हाँ, फ्लोट कर रहा है मतलब वो उसका वेट जीरो है। एपरेंट वेट नॉट वेट। एक्चुअल वेट तो है मान लो कि 5 kg, लेकिन अब थ्रस्ट इसको बैलेंस किया हुआ है, मतलब अभी कितना वो मेजर यदि करें तो कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व देखिए, कोई दिक्कत है तो बाकी न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। सर एक टॉपिक है सर, प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड एंड द बॉडी। किसके बीच रिलेशन फिर से बोलोगे? सर रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड एंड द बॉडी। हाँ, तो ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला भी आ जाएगा। इनडायरेक्टली यहाँ पे अपथ्रस्ट का फॉर्मूला डेराइव करने बोला है, हम कराए थे तो उसी को प्रूफ कर देना। अपथ्रस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये प्रूफ करना है, समझे? यही दोनों में आप रिलेट करता है, ठीक ना? यस सर। यही प्रूफ करना है। और देख लो एक्सरसाइज का क्वेश्चन, देखिए सबको थ्योरी का क्वेश्चन, कहीं दिक्कत है तो पूछ लो, फटाफट देखो।
सर एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था. इसी A चैप्टर में solid. Yes sir. न्यूमेरिकल्स तो अभी हम कहाँ बताए, पहले थ्योरी का देख लो फिर न्यूमेरिकल बताते हैं. Okay, थ्योरी sir, में कोई theory और में क्वेश्चन problem पूछना नहीं है. No sir. है? ठीक है न्यूमेरिकल्स बताते हैं. पढ़ो. A solid of density has weight W. Show that its apparent weight will be W bracket 1 minus PL divided by P when it is completely immersed in a liquid of density PL. नहीं समझे, फिर से क्वेश्चन पढ़ो. A solid of density P has weight W. Show that its apparent weight will be W bracket 1 minus PL divided by P when it is completely immersed in a liquid of density PL. ठीक है. पी नहीं है, ये रो है. ठीक है, इसको रो बोलते हैं. लिक्विड का डेंसिटी है ये रो एल, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है रो. ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट एयर पे जब मेजर किया तो W है, और लिक्विड पे डुबाने के बाद उसका वेट कितना होगा, तो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है W इंटू क्या है बताओ, प्रूफ क्या करना है. 1 minus rho divided by 1 माइनस रो density of liquid divided by density of substance, solid substance. होल डिवाइडेड बाय. No sir, सिर्फ density of liquid divided by density minus. इसी पे है ना. 1 minus डिवाइड कहाँ पे है? सर वो स्क्वायर ब्रैकेट में है सर, और स्मॉल ब्रैकेट में दोनों डेंसिटी को माइनस किया हुआ है सर. Yes sir, वैसे ही sir. ये है Yes sir. ऐसा है. Yes sir. ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड है ना. सिर्फ apparent weight है. ठीक है, देखो ध्यान देना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को यदि हम स्प्रिंग गन से इसका वेट लिए, वेट है W, लिक्विड में मान लो कि हम डुबा दिया और इसका वेट ले रहे हैं, एपरेंट वेट मान लेते हैं कि W डैश है, तो W डैश का वैल्यू क्या होगा, एपरेंट वेट W डैश इक्वल टू वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट. ठीक है, और अब थ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ठीक है, इनटू G. ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट कितना है, पूरा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सबमर्ज किया गया है. यस सर. ठीक है, तो
देखो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वहां ले जाते हैं, मास बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट के लिए मास बाय डेंसिटी, ठीक है, इनटू जी है, और एक्चुअल में ये यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट के बदले में हम ये लिखे, ठीक है। अब देखो mg का मतलब क्या है, mg का मतलब क्या, वेट है ना, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे W माइनस mg का मतलब हम बोलेंगे W, और ये है रो L बाय रो, बस आ गया, W दोनों पे दिख रहा है, कॉमन ले लो, 1 माइनस W रो L बाय रो, ठीक है, एपरेंट वेट W डैश इक्वल टू W टाइम्स 2, समझ में आ गया, देख लो, यस सर। ठीक है, बस यही सिंबल वगैरह इन्वॉल्व कर दिया तरह तरह का, और कुछ नहीं है। चलिए एक्सरसाइज निकालिए न्यूमेरिकल्स में, पहला क्वेश्चन पढ़ के सुनाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, क्विक, मिटा में, यस सर। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए न्यूमेरिकल्स का। A body of volume 100 centimeter cube weighs 5 kgf in air. It is completely immersed. It is completely immersed in a liquid of density 1.8 into 10 to the power 3 kg divided by meter cube. Find first upthrust due to liquid, second the weight of body in liquid. और अच्छा वॉल्यूम क्या कितना बताया, Sir, volume of body 100 centimeter cube. चलो ठीक, देखो सारा वैल्यू एसआई यूनिट में दिया है, एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में है, तो इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट होगा बताओ, Sir, 1 by 100 into 100 into 100. हाँ 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे, कट गया, वैल्यू होगा 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब, वॉल्यूम निकल गया। सबसे पहला हमको निकालना है अपथ्रस्ट, ध्यान देना, Volume into density of liquid. हाँ ऑब्जेक्ट का वेट है 5 kgf, kgf में है, न्यूटन में नहीं है, 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg ऑफ वेट, अपथ्रस्ट निकालना है, तो हम बोलेंगे अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, जी का वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे तो केजीएफ में डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि जी का वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो हम लोग जीएफ में वैल्यू लिखते हैं या केजीएफ, एसआई यूनिट है केजीएफ में वैल्यू लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा डुबाया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट क्या होगा, दिस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस वन केजीएफ, तो क्या हो जाएगा देख लो, 1.8 into 10 to the power -1,
जो बाई 1/10 होगा, मतलब 0.18 kg, बस ये है अपट्रस्ट। दूसरा है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट को हम डब्ल्यू डैश बोल दे रहे हैं। डब्ल्यू डैश जब भी लिखेंगे जान लेना एपरेंट वेट है, ठीक है। तो एपरेंट वेट इक्वल टू होता है क्या, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो हम बोलेंगे एक्चुअल वेट है 5 kg, अपथ्रस्ट है 0.18 kg। वैल्यू क्या आएगा, 4 पॉइंट कितना 28, ठीक है, यही है 4.82 kg। क्लियर है। एक्चुअल वेट जितना है, अपथ्रस्ट लगने के कारण उसका वेट कुछ कम दिखेगा। कितना कम दिखना। क्वेश्चन समझ गए सबको? यस सर। यस सर, एक क्वेश्चन था सर कि हम लोग इसमें जी का वैल्यू अपथ्रस्ट में नहीं पुट कर रहे, पर सर किसी किसी क्वेश्चन में करते तो सर आंसर वेरिएशन नहीं आएगा। देखो आंसर क्या होगा, यहाँ पे जी का वैल्यू यदि पुट करेंगे, एम ले लेंगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू न्यूटन में आएगा, इंटू 10 करेंगे तो 1.8 न्यूटन होगा, और यहाँ पे होगा 50 न्यूटन माइनस 1.8 न्यूटन, मतलब आएगा 48.20 न्यूटन। तो सर इसी क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू ले लेंगे सर, तो आंसर न्यूटन में लिखेंगे। हाँ न्यूटन में लिखेंगे, ठीक है। आप हमेशा से करते हो ना कि मान लो कि 2 kg का ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेट कितना होगा, तो बोलेंगे वेट W इक्वल टू mg, 2 इंटू जी का वैल्यू 20 न्यूटन। 2 kg का ऑब्जेक्ट 20 न्यूटन, और kgf में यदि बोलते हैं तो बोलेंगे 2 kg का ऑब्जेक्ट वेट कितना 2 kg, मतलब जी का वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उसमें जी का वैल्यू पुट नहीं किया हुआ है, हम देखे हैं उसमें जी का वैल्यू रहने दिया है, इसलिए केजीएफ में ही वैल्यू दिया है। सीजीएस यूनिट रहेगा तो जीएफ में वैल्यू दिया है। सर एग्जाम्पल सब में एक में वेट में जी को इनटू किया था और एक में सिर्फ सिंबल था, तो सर उसमें कौन सा करेंगे? दोनों ठीक है, देखो एग्जाम में भी आपकी मर्जी, जी का वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो न्यूटन में वैल्यू लिखोगे, नहीं करोगे तो केजीएफ में वैल्यू लिखोगे, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। ओके सर। मिटा दे। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। 2 बन जाएगा, देख लो तो क्वेश्चन 2 बन जाएगा कि 2 बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन 3 सबसे बन जाएगा, देख लीजिए, नहीं बनेगा तो रीड करो, हम बताते हैं। बस अपथ्रस्ट निकालना है दो ऑब्जेक्ट का। क्या निकालना है? सर अपथ्रस्ट निकालना है बॉल ए और बॉल बी का, और बताना है कौन सा सिंक करे। हाँ तो कौन सा सिंक करेगा उसमें देख लेना डेंसिटी, जिसमें डेंसिटी वाटर कम है फ्लोट करेगा, जिसमें ज्यादा है वो डूब जाएगा, ठीक है। सर पर इसका आंसर बुक में गलत दिया वैसे। 3 का गलत दिया है, डिस्कस करना है क्या पूरा, देख लो। यस सर, डिस्कस कर दीजिए। एक बार पढ़िए, पढ़ो, हम क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। ठीक है। You are provided with a hollow iron ball A of volume 15 centimeter cube and mass 12 gram, and a solid iron ball B of mass 12 gram. Both are placed on the surface of water contained in a large tub.
Find the upthrust on each ball. Find the upthrust and which ball will sink. Give reason for your answer. अच्छा, इसका दिया होगा वॉल्यूम कुछ दिया है क्या? No sir, बस sir इतना ही दिया हुआ sir. You are provided with a hollow iron ball A of volume 15 centimeter cube and mass 12 gram and a solid iron ball B of mass 12 gram. हाँ ठीक है, इसमें एक चीज दिया होगा, डेंसिटी ऑफ आयरन दिया है शायद हिंट पे, yes देखो sir, hint में ऐसे डेंसिटी ऑफ आयरन सर 8 ही है, 8.9 नहीं सर 8.0 किया है। अच्छा ठीक, सिर्फ 8 है ना, ठीक ठीक है। अच्छा देखो, जब यहाँ पे ये A है ये B है, इसके लिए वॉल्यूम पता है, मास पता है, इसका भी मास पता है। ध्यान देना, डेंसिटी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सॉलिड है और इसका डेंसिटी जो है वो कंप्लीट यही होगा, और वाटर के डेंसिटी से आयरन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, सेकंड जो बॉल है वो क्या होगा, डूब जाएगा कि फ्लोट करेगा? सर सिंक कर जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना, सिंस डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर बॉल बी विल सिंक। अच्छा, जब सिंक कर जाएगा तो अपथ्रस्ट हमको जानना होगा, तो अपथ्रस्ट के लिए हम तो बोलेंगे अपथ्रस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो सबमर्ज्ड पार्ट मतलब कितना पार्ट डूबा, पूरा डूबा, तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालेंगे, कितना होगा वॉल्यूम, तो हम लोग बोलेंगे, देखो यहां से निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। 12/8 8 है, ये 12 है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, देख लो, उधर हम यदि ले जाए तो हो जाएगा 12/8, 4 2 जा 4 3 जा, मतलब 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना आया, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट हो गया 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हुआ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, तो सीजीएफ यूनिट में वैल्यू होगा जीएफ में, जीएफ, तो वैल्यू क्या आ गया 1.5 जीएफ। अब थ्रस्ट ऑन द बॉल बी, अब थ्रस्ट ऑन बी कितना होगा 1.5 जीएफ। कोई दिक्कत इसमें, समझ गए? यस सर। इसमें देखो ध्यान देना, इसमें अब थ्रस्ट कितना एक्ट करेगा, तो हम बोलेंगे कि इसका जो डेंसिटी है, ठीक है, इसका डेंसिटी जो होगा, इसका कंप्लीट हम लोग डेंसिटी का निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ ए, तो हम बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम, दैट इज 12/15, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब हम, ये एक आयरन का बना है लेकिन होलो स्फीयर है, अंदर से पूरा खोखला है, तो डेंसिटी कितना आया, एवरेज डेंसिटी कितना आया, मास बाय वॉल्यूम 4/5 इतना आया। क्या ये डूब जाएगा कि तैरेगा, ये बताओ? सर फ्लोट करेगा, सर फ्लोट करेगा फ्लोट करेगा सर, क्योंकि इसका 1 से कम है सर, वाटर से कम है। हाँ, वाटर के डेंसिटी से कम है, तो लिखेंगे सिंस डेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे बी भी लिख सकते हो, therefore ball A will float on the surface of water। अब थ्रस्ट कितना होगा, अब थ्रस्ट कितना होगा बताओ? 15 into 1। हाँ ध्यान देना, तो 12 जीएफ से 12 जीएफ। ध्यान देना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है
उसके उस पर कितना थ्रस्ट एक्ट कर रहा है, उसके वेट के बराबर। फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्लोट इसलिए कर रहा है क्योंकि वेट जितना लग रहा है उतना थ्रस्ट लग रहा है। तो ये क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट नहीं पता, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना पार्ट बॉल का डूब रहा है हमें पता है क्या, नहीं पता। तो हम लोग दूसरा एक आइडिया क्या है, अब थ्रस्ट इक्वल टू, चूंकि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो उतना ही थ्रस्ट लगेगा जितना ऑब्जेक्ट का वेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंस वेट ऑफ बॉल ए, रीजन दे सकते हो सिंस अब थ्रस्ट बैलेंसेस द वेट। तो ऑब्जेक्ट बॉल ए का मास है 12 ग्राम, तो इसका अपथ्रस्ट कितना होगा 12 GF। ठीक है, इतना अपथ्रस्ट लग रहा है। ठीक है, यही है। Yes. कहीं पे दिक्कत है तो बता दो। No sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चंस दो तीन आगे का क्वेश्चंस पढ़ के देखिए, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो सिर्फ आप लोग पूछो। ठीक है, आराम से देखिए, पढ़ लो, जो दिक्कत होगा वो पूछ लो। Sir, a question is sir, the mass of a block made of a certain material is 13.5 kg and its volume is 15 into 10 to the power minus 3 meter cube. Calculate the upthrust on the block if it is held fully immersed in water. तो सर अगर ये भी fully immersed है तो इसका भी तो सर equal to weight हो जाना चाहिए सर upthrust। नहीं, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है उसी के लिए। Yes. जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसलिए फ्लोट कर रहा है क्योंकि उसका वेट नीचे लग रहा है और अपथ्रस्ट उसको बैलेंस किया हुआ है। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट में ही ऐसा होगा, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ, क्योंकि अपथ्रस्ट वेट को बैलेंस कर रहा है। आप अभी जो बता रहे हो कि ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा डुबा दिए, तो यहाँ अपथ्रस्ट कितना लगेगा, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट में यहाँ पे लेंगे होल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। यस सर, समझ गए सर, ऑपोजिट्स ले लिए थे। हाँ, ये मिटा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। यस सर, सर एक बार इस टाइप वाला भी एक बार बता दीजिएगा सर।
प्रोसेस कैसे सॉल्व होगा सर? A piece of brass weighs 170. सर क्वेश्चन बोलिए. क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, पढ़ो, रीड द क्वेश्चन. A piece of brass weighs 175 gf in air and 150 gf when fully immersed in water. Density of water is 1 gram per centimeter cube. Find the volume of the brass piece. Why, and second, why does the brass piece weigh less in water? सेकंड क्या पूछ रहे हो? Why does the brass piece weigh less in water? सर ये तो अपथ्रस्ट हो जाएगा ना सर. ठीक है. और पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सर वॉल्यूम ऑफ ब्रास पीस. देखो, पूरा का पूरा उसको हम डुबा दिए, ठीक है. अब थ्रस्ट कितना लग रहा है यहाँ दोनों से आप पता चल सकता है. अब थ्रस्ट कितना लग रहा है ये बता दो. सर दोनों को माइनस कर देंगे सर 25 हो जाएगा. क्योंकि एक्चुअल वेट है 175 जीएफ. 150 जीएफ वाटर में इसलिए लग रहा है क्योंकि अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा है कुछ पार्ट को. कितना पार्ट को? 25 जीएफ को. तो हम लोग बोलेंगे अपथ्रस्ट इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट. तो हो जाएगा 50 जीएफ. अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सर 50 कैसे होगा सर? ओ सॉरी 25. अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड. जी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जीएफ में वैल्यू है. तो बस हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट कितना है? देखो 1 क्या डिवाइड होगा? 1 ही होगा. 25. तो 25 सीजीएस यूनिट में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. मतलब ब्रास का वॉल्यूम कितना है? 25 सेंटीमीटर क्यूब. आंसर यही है. ठीक है. यस सर. और देखिए कौन सा क्वेश्चन है. न्यूमेरिकल्स बन जाएगा अब क्या?
सर अगर एक बॉडी का सिर्फ डेंसिटी दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है सर, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना, तो सर वेट और मास तो इक्वल ही होता है, बस वेट में डायरेक्शन होता है सर, तो वेट को मास की जगह ले सकते हैं? नहीं, वेट किस फॉर्म में दिया है ये बताओ। जीएफ, केजीएफ, न्यूटन क्या है? सर केजीएफ में दिया हुआ है। हाँ, तो केजीएफ में दिया, मान लो कि वेट बोला 10 केजीएफ, तो मास तो इनडायरेक्टली बोल दिया ना, मास इक्वल टू 10 केजी। समझे? यस और डेंसिटी दिया है, इसका मतलब क्या, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दिया है, मास दिया है, वॉल्यूम निकाल दो। समझे? यस सर। और सर उसमें सिर्फ उसके बाद उसमें सिर्फ डेंसिटी ऑफ वाटर दिया सर, तो एपरेंट वेट निकालना होगा उसमें सर, तो अपथ्रस्ट कैसे निकालेंगे? हाँ, तो अब थ्रस्ट हम लोग निकाल लेंगे ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज वाटर पता ही है, तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कितना डूब रहा है। सर कंप्लीटली इमर्स्ड है। वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सर इसमें भी ठीक है? जी का वैल्यू नहीं लेंगे? हाँ, केजीएफ या जीएफ में लोगे तो जी का वैल्यू नहीं लेना है। ओके सर। ठीक है, आप लोग का होमवर्क है ये चैप्टर होल एंड सोल कंप्लीट करोगे। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स हर एक क्वेश्चंस हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में पहले हम ये बता लेंगे, कोई डाउट रहेगा फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीक हमारा तबीयत खराब था इसलिए एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाए, तो इस वीक हो सकता है सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लें। ठीक है, सैटरडे संडे को। ओके ओके सर। ठीक है, ओके सर सुबह में? कंप्लीट करना ये। सर सुबह में? हाँ, मॉर्निंग में ही लेंगे। ठीक। ओके सर।